हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए, आपके रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की सभी की डिमांड पे आपके लिए लेकर आ गए हैं आपके फ़िज़िक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़ हमें फ़िज़िक्स का पेपर सोल्व करवाओ। तो आप सभी की डिमांड पे आपके लिए फ़िज़िक्स का पेपर वो हम एकदम अच्छे से पूरा पेपर देखेंगे, उस पूरे पेपर का सॉल्यूशन, उसके पूरे के आंसर्स एकदम अच्छे से पूरा डिटेल में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाएंगे कि ये कैसे इसका आंसर है, कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो बहुत थोड़ा मुश्किल रहा है क्वेश्चन कलेक्ट करना, क्योंकि इतना याद नहीं रहता, अभी काफ़ी टाइम हो गया एग्ज़ाम में। तो पर जितने क्वेश्चन मुझसे हो पाए वो सारे मैंने एग्जैक्टली आपके लिए कहीं ना कहीं से कलेक्ट किए। तो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अपने कोई भी जो फ्रेंड्स है नर्सिंग या पैरामेडिकल की जो प्रिपरेशन अभी एग्ज़ामिनेशन देंगे तो उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तो अब हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप एक बार इस लाइक के बटन को ज़रूर से प्रेस करिए। सो हम आ गए अपने पेपर पे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू द सेकेंड ओवरटोन। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, तो अगर आपने ऑर्गन पाइप पढ़ी है तो उसमें क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा होगा NV/4L। NV/4L ये है फॉर्मूला होता है क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें जो लेंथ दे रखी है क्लोज ऑर्गन पाइप की 20 सेंटीमीटर है, वो इक्वल है थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप की। तो इसने पूछा ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या है। तो NV/4L है, उसको इक्वल करना है थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन का मतलब हो गया यहाँ पे, नहीं सॉरी, सेकंड ओवरटोन है क्वेश्चन में। तो सेकंड ओवरटोन क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप के लिए होती है 3। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्या होती है। तो 3V/, और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए होता है 12। तो बस यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे जो V तो है एक कैंसिल हो जाएगा, N ये इस यहाँ पे N कुछ नहीं दिया तो इसको 1 मान लेंगे। ये L दिया हुआ 20 और ये L डेस आपको निकालना है। तो यहाँ पे नीचे हो गया 80, ये एग्जैक्टली मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। 1/80 बराबर 3/12, 3/12। तो यहाँ से जो L आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये L आ जाएगा आपका 120। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। यहाँ से इसकी जो 120 उस फॉर्मूले से आ जाएगा। आपको ये इसमें यही याद रखना है कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसके लिए V/4L, NV/4L, और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए NV/12। ये आपकी फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूलेज आपको याद होंगे। तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कैपेसिटेंस से, मैंने आपसे कहा था कि सर्किट के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। तो यहाँ पे एक फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे इन दोनों डॉट्स के बीच में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं C और C ये हो जाएगा C/2, ये C और C ये हो जाएगा C/2, और ये अब ये तीनों, ये C/2 और C/2 ये पैरेलल में आपको पता है कैपेसिटेंस जुड़ जाता है। तो ये C/2 और C/2 C हो गया प्लस C हो गया, तो C प्लस C ये हो गया 2C। तो इसका जो आंसर आपका 2C आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो सेकंड हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 120 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन पे जो है ये आपका है थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, ये फिर से ओपन ऑर्गन पाइप है, इज़ 512 हर्ट्ज। इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज देन फ्रीक्वेंसी विल बी। इसने कहा कि अगर उसकी लेंथ बढ़ाई जाती है तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा। तो ये तो एकदम नॉर्मल सा ये फार्मूला बेस, अगर आपको फार्मूला तो याद है, ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप है तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए V/12 होता है। तो ये तो कांस्टेंट है सारे, n जो भी होगा। तो इसने कहा कि अगर लेंथ को इंक्रीज़ किया जाता है, यहाँ से आप लेंथ को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आपको रेशियो दिख रहा होगा, तो इसका डिक्रीज़ का आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, डिक्रीज़। ऐसे हम अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से ये रेजिस्टेंस का सर्किट है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। ऐसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो लिस्ट है उसमें भी आपको मैंने बताया था कि ये कैलकुलेट करना सीख जाइए आप कैसे जैसे करके। ये यहाँ से आप फिर कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में 3 और ये 5 हो गया, ये 5 और 5 ये 2.5 हो गया। 2.5
इधर है और ये 1.5 इधर है, ठीक है। ये 2.5 हो गया पूरा, ये 1.5 हो गया, तो 2.5 प्लस 1.5 ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, और 4 और 4 दोनों भी आपके पैरेलल में आ गए, 4 और 4 करके ये 2 आ गया। तो इसका आंसर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो गया। ये आप कर सकते हैं, बहुत कोई इतना टफ नहीं है, आसानी से। ऐसा मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है, उसको आप जाके देखिएगा, वहाँ पे जो जो टॉपिक्स लिखे थे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहीं से है। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें बताना है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से। इसमें पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एक सही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सर। और सेकंड ऑप्शन, नॉट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंट में नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखाती है, ऐसी है वो लाइन, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गया, तो इसमें ओनली फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। उसके बाद जो है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर इज़ चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज़ रिमूव, कि एक कैपेसिटर है उसको चार्ज किया बैटरी से, ये कैपेसिटर आपका यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई थी, उसके बाद में उस बैटरी को तो हटा दिया गया और उसके पैरेलली एक अनदर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ CV² लगा दो इसमें, अगर ये आप फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके बाद आपको बाद की टोटल एनर्जी बतानी है। तो टोटल एनर्जी के लिए टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। तो इस सिस्टम का जो है ये सीरीज़ में हो गया, और सीरीज़ में आपको पता है कैपेसिटेंस C और C का C/2 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो C है ना वो C/2 हो गया, तो टोटल एनर्जी भी 1/2 से डिक्रीज़ हो गई। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट ही आ जाएगा, डिक्रीज़ बाई फैक्टर ऑफ 2। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर अपन जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी फ्रॉम कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफेरेड ईच दे विल बी अरेंज। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोफेरेड चाहिए, 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी है एक कैपेसिटर की, कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का एक, तो उनको किस तरीके से अरेंज किया जाए ताकि इतना कैपेसिटेंस हमें मिल जाए। 3 माइक्रोफेरेड अपने को नेट चाहिए, तो अगर आप 2 कैपेसिटर को तो पैरेलल में अरेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, C और C क्या हो जाएगा 2C, और एक को उसके सीरीज़ में कर दो। अब ये एक 2 का है, ये 2 का है, ये 2 और 2 होके हो गया 1, और ये एक हो गया 2 का, तो ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया 3। तो इस तरीके से अगर 2 कैपेसिटर को पैरेलल में और एक को उनके सीरीज़ में अरेंज करेंगे, तो अभी आप इस डायग्राम को फिर से देख लो एक बार कि 2 कैपेसिटर इसमें है पैरेलल में, C 2 और 2 के हैं, ये भी 2 का है, तो ये 2 क्या हो गया 1, और ये 2 का है, तो 2 कैपेसिटर आ रही, नहीं सॉरी, ये अगर ये रेजिस्टेंस होता ना तो होता ही, ये मैं आपको गलत बता दिया। फिर से देखिए आप इसको, 2 को तो सीरीज़ में कर दो, सीरीज़ में करने से क्या होगा, C और C हो जाएगा, ये 2 तो हो गए C और C, और ये एक को कर दो उसके पैरेलल में। ये आपका जो डायग्राम है ये इसका करेक्ट आंसर है। 2 को कर दो सीरीज़ में, ये हो जाएगा, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 तो ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया 2, तो ये टोटल इसको कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल हो गया 3 माइक्रोफेरेड। तो इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 को तो कर दो इसमें सीरीज़ में, और थर्ड को उसके पैरेलल में, तो ये बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। इसका जो थर्ड वाला करेक्ट आंसर है जो यहाँ पे रेड कलर से दिया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक, तो नॉन ओमिक का जो एग्जांपल है वो डायोड है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है डायोड। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप अगर इसको पूरे को देखते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे आते हैं और किस तरीके से उनको सोल्व आउट करना होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन बताना है, ये आप पढ़ सकते हैं। क्रिचॉफ जंक्शन फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है, और जो लूप लॉ है जो सेकंड लॉ है वो मोमेंटम कंजर्वेशन पे। ये दोनों चीज़ें वैसे तो सही लिखी हुई है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इफ़ असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। क्रिचॉफ रूल्स फॉलो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो लूप रूल है, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट, मतलब ये
दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, लेकिन ये जो असर्शन है इसको समझा नहीं रहा। ये दोनों अलग अलग रूल्स है अपने अपने, समझ रहे हो आप। तो जो इसके आप ऑप्शंस पढ़ेंगे, बोथ ऑप्शंस असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट तो अपने आप में करेक्ट है, लेकिन ये इसको नहीं समझा रहा ना कि ये कंजर्वेशन इसकी वजह से है। ये दोनों लॉज है अपनी जगह पे और ये इसको समझा नहीं रहा है, तो इसका आंसर जो वो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ए वायर है जो कि पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये उसमें एक पैरेलली वायर है, ये आपका एक वायर है, तो वो वायर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो देन। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और वायर को उसके पैरेलली इस तरीके से वायर को पैरेलली अरेंज कर दिया गया, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो VBL होता है, और ये V, B और L तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि वायर के पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो उस पर ना तो कोई फोर्स एक्ट करेगा, और अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा तो वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो सेकंड करेक्ट उसका द वायर विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एट ऑल, तो ना किसी कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर वो कोई फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो वो किसी भी डायरेक्शन में आ जाओ अपना मूवमेंट भी नहीं करेगा। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर कि जो कोरेंट सोर्सेज है उनका जो इंटेंसिटी का रेशियो है वो दिया। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो मुझसे सही नहीं बने, इसके जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। मैं इसका सही आंसर निकाल के बताता हूँ। तो फ्रिंज विजिबिलिटी है, ये आपका वेव ऑप्टिक्स है, इसका जो फॉर्मूला है फ्रिंज विजिबिलिटी का, तो 2√I1√I2 अपॉन √I1 प्लस √I2, √I1 प्लस √I2, ये यहाँ पे √I2, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे I1 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ पे ऊपर तो आ गया 4, ये 2 √4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, फिर से 4 अपॉन ये यहाँ से 2 और 3 यहाँ से, तो इसका 4/3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शंस थोड़े गलत है इसके, तो इसका 4/3 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये था, अब इसका आंसर ये ध्यान रखिएगा, इसे फ्रिंज विजिबिलिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला था 2√I1I2 अपन √I1 प्लस I2, आपको ये याद रखना है। फिर अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स कैन बी इंक्रीज इफ़ यू डिक्रीज। तो ये तो एकदम बेसिक फॉर्मूले से ही पता चल जाएगी। जो फ्रिंज विड्थ है, तो फ्रिंज विड्थ जो है उसका फॉर्मूला जो वाई जो है, तो n उसको होता है λ/d, तो ऊपर होता है कैपिटल D, अपन नीचे होता है स्मॉल d। तो जो कैपिटल D है वो होता है सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, और जो स्मॉल d है, तो इसने पूछा कि फ्रिंज विड्थ ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज इफ़ वी डिक्रीज़। तो हम किसको डिक्रीज़ करें ताकि इंक्रीज़ हो। अगर अपन सेपरेशन ऑफ स्लिट्स को डिक्रीज़ करते हैं, जो कैपिटल D है, तो ये इसकी जो फ्रिंज है वो ये डिक्रीज़ हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज इफ़ वी डिक्रीज़। ये क्वेश्चन आप फिर से देखें एक बार। द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज, तो इसने ये पूछा है कि ये किससे इंक्रीज़ होएगी। हाँ सॉरी, वो मैंने गलत बता दिया शायद। तो फॉर्मूला फिर से देखें, y बराबर λ/d, λ/d स्मॉल d। जो स्मॉल d है ये होती है सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, जो कैपिटल D होती है वो सेपरेशन बिटवीन दिस स्क्रीन और जो यहाँ पे सोर्स लगा उसके बीच में कैपिटल D होती है, स्मॉल d होती है। तो इसने पूछा किसको डिक्रीज़ करे ताकि फ्रिंज विड्थ बढ़ जाए। तो सेपरेशन ऑफ स्लिट्स को डिक्रीज़ कीजिए ताकि जो फ्रिंज विजिबिलिटी वो बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। ये इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं यंग्स डबल स्लिट। ये आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड का ये ध्यान ही होगा कि 2n-1 अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का पूछा है, तो इसका सेकंड आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। अगर आप देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं और उसके बाद में आपसे यहाँ फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं, तो दोनों जगह पे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस का है ये, तो आपको रेडियस का 0.529 n² ये फॉर्मूला याद ही होगा। तो उसने कहा कि पहले बोर रेडियस का r है, तो उसने पूछा सेकंड बोर रेडियस का हाइड्रोजन एटम के लिए, तो सेकंड शेल उसने सेकंड दिया तो n की वैल्यू 4 दे दी। तो जो r डेस जो पूछा है तो सेकंड शेल तो 2 का स्क्वायर जो 4 हो जाएगा, तो 4r0 इसका आंसर आ जाएगा। एकदम जस्ट नॉर्मली जो ये फॉर्मूला इस पर बेस्ड था, एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हैं, 4r0 हो जाएगा।
बिना टाइम लगे अगर आपको आते हैं। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, आपको लगेगा 30 क्वेश्चन करने में थोड़ा, बट टोटल टाइम जो 30 मिनट्स के आसपास अपने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ये वीडियो तो थोड़ी सी मैं समझा रहा हूँ, इस चक्कर में आपको थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, वरना अगर मुझे करने होते तो जो आ रहा होता वो तो एकदम फटाक से टिक करके हो जाते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज़ फ्रॉम द, जो डिफ्यूजन करंट है, तो मैं आपको इसको आपको रटना नहीं है। जो डिफ्यूजन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है, आपका P और N ये डायोड जो होता है, उसके अंदर N मतलब नेगेटिव, उसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। N साइड जो होता है उसमें N फॉर नेगेटिव चार्ज होते हैं इधर, P फॉर पॉजिटिव या फिर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इधर होते हैं, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन है वो इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहाँ से होगा, N से P होगा। डिफ्यूजन कहाँ से होगा, N से P। तो करंट का फ्लो कहाँ से होगा, अगर डिफ्यूजन इस साइड है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं तो करंट जो है वो इस साइड जाएगा। अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है, प्रोटॉन्स के डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, आपको पता होगा। तो डिफ्यूजन करंट जो कहाँ से हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हो रहा है तभी तो डिफ्यूजन करंट आएगा। तो डिफ्यूजन करंट किस साइड आएगा, P से N आएगा। तो आप इस तरीके से P to N साइड है जो डिफ्यूजन करंट आएगा। यहाँ से आप इस सेकेंड वाले ऑप्शन को एकदम करेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एसी सोर्स कनेक्टेड टू ए रेजिस्टिव सर्किट। तो रेजिस्टिव सर्किट का अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है तो एसी के अंदर जो फेज़ डिफरेंस है वो एकदम ज़ीरो होता है, दोनों करंट और वोल्टेज एकदम सेम फेज़ में चलते हैं। ये रेजिस्टिव सर्किट में सेम होता है। कैपेसिटेंस या फिर जो इम्पीडेंस जो एल है इंडक्टेंस वाला, उसके अंदर एकदम अलग अलग होते हैं, उनका आप अलग से देखिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से ये हमारा ये है स्प्रिंग बैलेंस का, ठीक है। ये आपको अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताते हैं आपका एकदम, आप अगर अच्छे से इस पूरे वीडियो को, इस क्वेश्चन को समझिएगा गाइस, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है, स्प्रिंग इज़ अटैच टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट। एक स्प्रिंग है जो कि एक लिफ्ट से क्या है, अटैच है। उसके बाद में इसने कहा कि हैंग विथ बैग ऑन स्प्रिंग, जो बैग की जो रीडिंग आ रही है जो स्प्रिंग से लटका है उसकी 49 न्यूटन आ रही है। व्हेन द लिफ्ट स्टेशनरी, जब वो लिफ्ट स्टेशनरी है तब तो उसकी रीडिंग आ रही है 49। और फिर उसके बाद उस लिफ्ट को नीचे की तरफ मूवमेंट करवाया जाता है, उसका एक्सेलरेशन दे रहेगा 5। तो रीडिंग पूछिए उसने स्प्रिंग की, तब उस स्प्रिंग बैलेंस को जब नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूवमेंट करवाया जाएगा तब उसकी रीडिंग है वो कितनी आएगी। तो आपको एकदम आसानी से जो रीडिंग है, जो स्प्रिंग का जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स आपने पढ़ा होगा, F बराबर जो है KX होता है। KX यानी आप इसको F बराबर mg मान लो। तो स्टार्टिंग में इसकी रीडिंग कितनी आ रही थी, F बराबर mg। मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। साइज़ इसकी कम कर लेते हैं थोड़ी सी, हाँ। तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अच्छे से बताते हैं आपको, रुको एक बार, अब बता दें। F बराबर पहले क्या हो जाएगा, mg। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बना लिया आपने। उसके बाद में जो है सेकेंड इक्वेशन है, इसको थोड़ा छोटा करके, हाँ आप सही रहेगा। जो सेकेंड इक्वेशन है जब वो नीचे जा रहा है, F बराबर m इंटू जी इफेक्टिव। ये जी इफेक्टिव, ये जो जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव, इस जी इफेक्टिव का ही खेल है बस यहाँ पे। जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। तो टोटल जी है उसमें से ए जो नेट अब जो एक्सेलरेशन दिया उसको माइनस करेंगे हम। तो ये दो इक्वेशन बना ली, F बराबर एम जी, F बराबर m इंटू जी इफेक्टिव। बाद वाला जो जी इफेक्टिव है वो, तो फर्स्ट वाला है जो m इंटू जी, तो फोर्स तो उसने दे रखा है, उसने फोर्स दे रखा है 49। यहाँ पे आपको फोर्स दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन में 49। m जो है वो हमें पता नहीं है, और हम g को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम उसका m निकाल लेंगे। इसको अगर डिवाइड करके 9.8 से तो इसका m निकालेंगे तो 5 kg आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने m को कैलकुलेट कर लिया। बस इस m को अब जो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर वहाँ से आ जाएगा एकदम आसानी से। f क्या था, m इंटू जी इफेक्टिव। m हमने कितना कैलकुलेट किया, 5। जी इफेक्टिव कितना है, g माइनस है, g हमारा कितना 9.8 या फिर इसको 10 मान लो। इसमें से माइनस कर देंगे 5 को। 5 क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो g माइनस से होता है जब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ना किसी भी बॉडी की, तो g माइनस से 9 पॉइंट, तो इसका जो फोर्स है यहाँ से कैलकुलेट करके आपका 24 आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वही फर्स्ट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं एकदम, और थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है मैकेनिक्स की तो आप कर सकते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो मैकेनिक्स से है, तो आप लोग बिना एकदम आराम से कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी मैकेनिक्स से, आपका
कि मोटरसाइकिल है स्क्वेड एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस 15 मीटर, कि एक मोटरसाइकिल है वो 15 मीटर डिस्टेंस कवर करके रुक जाती है। स्टॉपिंग फोर्स जो है उस मोटरसाइकिल पे जो लगाया जाता है बाय द रोड इज़ 100 न्यूटन, रोड के द्वारा उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो वर्क डन पूछे हैं मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल ऑन द वर्क डन बाय द मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल के थ्रू जो कितना वर्क डन हुआ है वो पूछा है इसके अंदर। तो इसको भी आप एकदम अच्छे से कर सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क एफ बराबर एफ डॉट एस। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर एफ और एस जो है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये आपकी रोड है, ये इस तरीके से अगर मोटरसाइकिल जा रही है, इस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। और एफ एस एफ डॉट एस, यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, एफ डॉट एस, इस डॉट को हटाते हैं तो वर्क बराबर एफ एस कोस थीटा हो जाता है। और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। कोस 90 क्या हो जाता है, 0। तो वर्क डन कितना हो गया, 0। वर्क डन कितना हुआ, 0। तो इसका टोटल वर्क डन क्या है, 0। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आप लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले याद रखें, उनसे आपसे लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फिर, कि ए बॉय पुश ए टॉय, एक लड़का है जो एक टॉय को पुश कर रहा है और फ्लोर के अलोंग द फ्लोर, मीन्स फोर्स जो 10 न्यूटन का लगा रहा है वो, ठीक है, और वो 60 डिग्री एंगल पे वो किसी टॉय को खींच रहा है। तो फिर से वर्क डन का क्वेश्चन नहीं। देखो ये कोई टॉय है, इसको वो खींच रहा है, यहाँ से जो उसका जो 60 डिग्री के एंगल पे इसको हॉरिजॉन्टल से खींच रहा है। तो वर्क डन का वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, वर्क एफ बराबर एफ डॉट एस कोस थीटा। एस को आप एफ एस कोस थीटा लगा सकते हैं, एस को कॉमन लेके एफ कोस थीटा लगा सकते हैं। एस कितना दे रखा है यहाँ पे, एस दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर दे रखा है एस, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं आप। एफ फोर्स कितना दे रखा है 10, कोस 60 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको कोस 60 की वैल्यू रखेंगे, टोटल आंसर ये 2 से कट जाएगा, 1/2 हो गया कोस 60, 1/2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया इसका 10। देखो कितने आसानी से, मतलब एफ एस कोस थीटा लगाना है इसमें, सिर्फ एफ एस, सारी चीज़ें दी हुई है इसमें, कोई भी एक भी एक चीज़ अननोन नहीं है, सारी चीज़ें। ये सीधा फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन बराबर एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू दी हुई है, एफ एस कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगाओ और इसका जो एकदम आसानी से आंसर यहाँ पे आप पा सकते हैं। तो इसका जो आंसर वो ये आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये देखो एक केटीजी से है ये क्वेश्चन, ये एक यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। परफॉर्मेंस का है ये, जो एफिशिएंसी एक्चुअली, परफॉर्मेंस मतलब कितनी एफिशिएंसी है, 5 दे रखी है एफिशिएंसी। रूम टेम्परेचर दे रखा है, रूम टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, इसको केल्विन में बदल लेंगे तो 300 आ जाएगा। टेम्परेचर इनसाइड द तो टेम्परेचर पूछा, बहुत ही एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है 1 माइनस सिंक अपॉन सोर्स। सिंक क्या है और सोर्स क्या है, ये इन दोनों के मतलब जो सिंक जो है, या फिर आपने ऐसे भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद किया होगा कि जो है मिनिमम टेम्परेचर अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी इसकी पहले से 5 दे रखी है, आपको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग मैसेज करके बार बार पूछेंगे, उससे अच्छा। तो 5 दे रखी है इसकी एफिशिएंसी। तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपको T2 कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है इनसाइड द रेफ्रिजरेटर का, अपॉन मिनिमम टेम्परेचर 300 दे रखा है, और यहाँ पे ये वापस से मिनिमम ये जो टेम्परेचर कैलकुलेट, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये इस साइड जाके आ जाएगा 100 माइनस 5 T2 इक्वल्स टू T2, ये T2 इस साइड जाके आ जाएगा 62, मैं इसको इधर ये जाएगा 6T2, ये हो गया 62। फिर अगर आप इसमें आगे जाते हैं तो ये 62 इक्वल्स टू 100,500 होता है, यहाँ पे 0 एक और था। और फिर अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 इससे कट जाएगा, और इसका जो आंसर है कितना था ये 62 इक्वल्स टू 1500। तो यहाँ से अगर आप T2 कैलकुलेट करते हैं, इसको यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 250 केल्विन। तो इसका आंसर जो है वो 250 केल्विन हो जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से। तो यहाँ पे लगभग क्वेश्चन अब हो गए हैं, थोड़े शायद और बचे हैं। हाँ, ये अब आपका ये क्वेश्चन जो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ऐसी का क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस दे रखी है आपको यहाँ पे, कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 12 ओम, उसके सप्लाई वोल्टेज इतना की है
कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट पूछिए। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको करंट पूछिए यहाँ पे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आर चाहिए, मतलब जेड चाहिए। तो जेड का आप अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी। यहाँ से आप इसमें वैल्यूज़ पुट करिए, जेड की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। जेड आपको दे नहीं रखा है, आर दे रखा है 5 का स्क्वायर, एक्स सी दे रखा है आपको 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जो z आपके पास है वो हो जाएगा 5 और 12 का स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास 150 कुछ 159, इसको z स्क्वायर है। फिर अगर आप इसको z निकालेंगे तो z इसका आ जाएगा आपके पास 13, ये इसका स्क्वायर होता है। तो z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13, बिना किसी के 13 आ गई। अब ये z क्या एक्चुअली r ही तो है ये, तो आपको अब क्या पूछा है, v इक्वस टू आई आर होता है, तो i क्या हो जाएगा v बाई आर, तो i क्या हो गया v बाई जेड। r को ही तो z बोल रहे हैं, r बोलो या फिर z बोलो। तो v की जो वैल्यू हमें 260 दे रखी है यहाँ पे, और z की वैल्यू हमने कैलकुलेट की कितनी थी, 13 थी। अगर इसको आप काटते हैं ऐसे यहाँ से तो ये 20 ये 2 टाइम्स कट जाएगा 26, तो 20 इसका जो आंसर आ गया। तो यहाँ से आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके बताया एकदम अच्छे से, तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये सेमीकंडक्टर से है, डायोड का, सॉरी डायोड क्या है, ये लॉजिक गेट से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं बार बार। तो आइडेंटिफाइड द लॉजिक गेट कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग सर्किट। ये देखिए एंड गेट है, तो एंड में क्या होता है, डॉट लग जाता है, ए डॉट बी हो गया। ये क्या है, यहाँ पे कौन सा सर्किट है, नोट है। नोट में क्या होता है आपके, नोट में जो आपके बार लग जाता है। तो अगर अब इस बार को हटाते हैं तो ए पर बार प्लस बी पर बार। अब ये जो है रिज़ल्ट वो कौन से गेट का आता है, तो मैं अगर आपको ये याद भी नहीं है तो देखो, एक तो इस पर बार लगा है, तो बार किस में लगता है, नोट पे, ठीक है। और एक ये प्लस प्लस हुआ है, तो प्लस किस में होता है, और में। तो ये कौन सा, और प्लस नोट, तो ये कौन सा गेट हो गया, नोर गेट हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो नोर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत देखिए आसानी से हो गया एकदम। उसके बाद ये एक क्वेश्चन हो रहा है, ये 6 लूप इन 1 मीटर लेंथ इन ट्रांसफ़र इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। देखो ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शायद अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट ये वो क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़े बहुत फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आता है। अभी ये आपके लगभग 25 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन मैंने करवाए, बाकी थोड़े जो क्वेश्चन थे वो टफ़ थे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितने क्वेश्चन मुझसे हुए हैं वो मैंने आपको बता दी। ये एक और क्वेश्चन रह गई, आपको बता देते हैं। इसमें भी ये ऑपरेशन है, फॉलोइंग कौन सा सर्किट है। तो ये देखो सबसे पहले ए पर बार लग जाएगा, इस पर और लगा हुआ है, एक तो है नहीं, तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ए पर बार, यहाँ से बी आएगा तो बी पे भी बार, ठीक है। यहाँ पे अब फिर से ये डॉट भी होएगा और बार भी लगेगा, तो ए पे बार डॉट, ये तो पहले से था हमारे पास, ये बी पे भी बार, और अब इस टोटल पे भी बार लग गया। तो अब देखो जब ये बार हटेगा यहाँ से, तो ए पर बार पे बार प्लस बी पे बार, तो बार से बार ये कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी बच गया अभी। और ए प्लस बी कहाँ होता है, और गेट में होता है, तो यहाँ से आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन था, ये आप कर सकते हैं। इसका जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज़। तो लगभग शायद क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। तो आपको देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन जो भी मेरे से कोशिश मैंने पूरी करी है कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए करेक्ट एकदम कलेक्ट कर पाऊँ। सो इस सारे क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से देखा है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो, तो मुझे लगता है कि आपको लगभग आइडिया हो गया होगा कि कैसे पेपर का पैटर्न आया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, कितने हम कर सकते हैं। तो मैंने 25 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस बताएं, और लगभग ये क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स में से हैं, उन्हीं चैप्टर्स में से हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो लिस्ट बताई थी, जो मैंने एक पहले वीडियो डाली थी उसके अंदर है। और अगर ये वो वीडियो अब तक किसी ने नहीं देखी है और किसी को पता करना है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो लिंक दिया हुआ है। बाकी जो बायो और केमिस्ट्री का पेपर है प्रीवियस ईयर का, उस चैप्टर का भी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभी मेंशन कर दूँगा, तो वहाँ से आप जाके उन प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से था उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये वीडियो बस थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझे। और मैं यही विश करता हूँ, आपकी अगर कोई और भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी भी यहाँ मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को जो है अभी इतनी मेहनत से बनाई, तो आप लोग प्लीज़ इस पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं नर्सिंग पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पे रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर कभी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच। आज के लिए आप जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।